जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने भी बसपा के लीडर हैं, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष रहे हो, चाहे और बड़े बड़े नेता रहे हो, ये जो है सीधे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी से मुलाकात नहीं कर सकते, उनसे अपनी बात नहीं रख सकते। विधायक रहे, खूब विकास किया, काम किया, लोगों का भला किया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते आज आप यहाँ बैठे, कभी अकेले आप बैठते होंगे तो मन में क्या ऐसी बातें आती हों, क्या ऐसा कचोटता होगा कि यार ये क्या करना भी रह गया है, ये अभी करना है, मुझे लोगों के लिए करना है, क्षेत्र के लिए करना है। उन बात को, हालांकि सरकार को हम झुका नहीं पाए, सरकार को हम समझा नहीं पाए, और पूर्ण शराबबंदी नहीं किए, और 5 साल तक कांग्रेस चिल्लाते रहे कि आप शराबबंदी करो, और 5 साल बाद कांग्रेस का सरकार आया तो केवल एक कमेटी बना दिए। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी चिल्लाते रहा शराबबंदी करो, अब कांग्रेस का सरकार गया, भारतीय जनता पार्टी आ गया, तो ये किसी के सरकार पे शराबबंदी नहीं हुआ, नहीं करना नहीं चाहते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में फिर भी बोल रहा हूँ, 5 साल हमने रमन सिंह जी को बहुत नजदीकी से देखा, सदन पे देखा, व्यवहारिक जीवन पे देखा, बघेल जी को भी हमने सदन पे देखा, व्यवहारिक जीवन पे देखा। तो मैं इन तीनों पे अगर तुलना करेंगे तो व्यक्तिगत तौर से मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को बेहतर मुख्यमंत्री कहूंगा, क्योंकि उनमें गंभीरता थी, उनमें सोच था, और सभी वर्गों को लेकर के चलने की उनकी वो थी, प्रतिशोध की भावना से कहीं वो कोई राजनीति नहीं की। मैं भूपेश बघेल जी को भी खराब मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा, अच्छे थे, लेकिन तत्कालिक निर्णय ले लेते थे, जोश पे निर्णय ले लेते थे, जो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के लिए जो है घातक भी साबित हुआ। रील के दौर में रियल लीडर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, जो जमीन पे संघर्ष करे और संघर्षों की लड़ाई लड़ते हुए सदन तक जाए, और सदन में भी अपने क्षेत्र के शोषित, वंचित, उपेक्षित, उपहासित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज उठाए। ऐसे नेता आजकल बिरले ही मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, एक ऐसे ही लीडर आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है केशव प्रसाद चंद्रा। जैजैपुर विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक रहते हैं और तमाम ऐसे विकास कार्य करते हैं। आज की इस परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारी परिचर्चा में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटे से गांव से, किसान परिवार से निकल करके विधानसभा में नेतृत्व करना, अपनी एक विधानसभा का नेतृत्व करना, कैसे शुरू हुई ये जर्नी, कैसे शुरू हुई ये यात्रा? क्या शुरू से ये मन था छात्र जीवन से कि नेता ही बनना है, लीडर ही बनना है? देखिए, मैं गांव में पैदा हुआ, किसान परिवार से था, तो चूंकि गांव में था तो गांव की समस्या जो है, मजदूर की समस्या, किसान की समस्या, जिनके ना कोई नेता थे न इनके लिए कोई लड़ने वाले थे। और जब विद्यार्थी जीवन काल पे मैं गया तो ये तो मैं तय कर लिया था कि पढ़ाई के बाद मेरे को नौकरी नहीं करना है, खेती करना है और इन लोगों के लिए संघर्ष करना है। उसी दौर पे बिलासपुर में एक माननीय कांशीराम साहब जी का सभा हुआ, तो उनकी जो विचारधारा था, उन्होंने जो देश के बारे में, समाज की स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जो उन्होंने कहा, तो उनके भाषण से मैं प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ा और साथ ही साथ राजनीति से जुड़ करके क्षेत्र के मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ा। मेरे लिए कभी ये सोच ही नहीं रहा कि मैं आने वाले दिन में विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, क्योंकि उस समय ये सीट रिजर्व था, लोकसभा की सीट भी रिजर्व था, और हम एक ऐसे परिवार से थे, सामान्य किसान परिवार से, कि दूसरे सीट पे जाकर के लड़ लेना या टिकट ले लेना संभव नहीं था। तो ये कल्पना नहीं था कि हम विधायक और सांसद बनेंगे, और मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ते रहे। पार्टी महत्व दिया और उन्होंने जो है अवसर दिया, तो आप चुनाव लड़े, विधायक हुए। सर, विधायक लोग हो जाते हैं, मंत्री लोग हो जाते हैं, आज के दौर में एक बड़ा तबका है जो शहर की तरफ भाग रहा है, शहर में बसने को तैयार है। आप विधायक हुए, लगातार 2 बार विधायक रहे, फिर भी रहना गांव में ही चुना, ऐसा क्यों? देखिए, वास्तव में यह है, शहर का अस्तित्व भी गांव से ही है जी। गांव है तब शहर है, बिल्कुल। हाँ, ये बात स्वीकार है कि शहर में सुविधा है, चाहे शिक्षा की सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, आवागमन की सुविधा हो, तमाम सुविधा है। तो आज लोग संघर्ष या परिश्रम करना नहीं चाहते,
सुख सुविधा पे रहना चाहते हैं, नौकरी कर लिए, व्यवसाय में 4 पैसा कमा लिए, तो केवल सुविधा को देखना चाहते हैं, इसलिए शहर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन गांव की जिंदगी की अपनी एक अलग ही जो है स्वरूप है। और मैं तो पढ़ाई के बाद ही ये तय किया था कि गांव में रह करके खेती करूंगा। खेती भी किया, स्वयं खेती किया, अपनी खेती को डेवलप किया, क्षेत्र के किसानों को कैसे खेती होता है, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, इनके बारे में भी अवगत कराया। और आप जब जनता ने मुझको नकार दिया चुनाव में हार के बाद, पुनः उस गांव में स्थापित होकर के कुछ नया करने की चाह है, लोगों को सिखाने की चाह है, लोगों को उस रास्ते पे चलाने की चाह है। भले है असुविधा है, संघर्ष है, लेकिन अपनों के बीच एक अलग ही आनंद है। हरियर खेतवा के उगल हरियाली, नीक लागे पिपरा के छाव, बा भैया स्वर्ग से सुंदर अपन गाँव, ये भोजपुरी एक गीत है। सर 2023 के विधानसभा चुनाव में इकलौती रैली बहन कुमारी मायावती जी की आपके यहाँ हुई, व्यापक रैली हुई, बड़ी रैली, बड़ी भीड़ थी। कैसे संबंध थे मायावती जी से? जी बहुत अच्छा संबंध था, वो जानते थे। और मायावती जी के साथ प्रमुख रूप से बसपा में माननीय कांशीराम साहब जी के साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा संबंध था। और मुझको मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी में स्थापित करने में मध्य प्रदेश के जो प्रदेशाध्यक्ष रहे माननीय दाऊराम रत्नाकर जी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक पारिवारिक सदस्य की तरह, एक छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझको राजनीति सिखाया, बहुजन समाज पार्टी में स्थापित किया। और बहन जी को जब आग्रह किए तो मेरे विधानसभा में केवल 23 में नहीं बल्कि उसके पहले 18 में भी एक रैली किए थे, 23 में भी रैली किए, अपार भीड़ भी आई। लेकिन वो भीड़ जो है वोट में तब्दील नहीं हुआ। अच्छा सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आज के दौर में बसपा को आप देखते हैं और उस दौर में बसपा को जब आप देखते थे 2008, 9, 10, 11 में जो एक व्यापक जन समर्थन बसपा को प्राप्त होता था, वो आज के दौर में कम कैसे हो गया? क्योंकि आप उस लीग के नेता हैं जहां से कांशीराम जी के साथ लोग बैठकर जनसभाएं करते थे, लोगों को जोड़ने का काम करते थे। देखिए, मैं बसपा को 1993 से देख रहा हूँ, जब कांशीराम जी उसके नेतृत्व करते थे। तो उनके नेतृत्व में एक अलग चीज थी, बहुत संघर्षशाली थे। वो 4 लोगों को कन्विंस कराने में दिन भर लगा देते थे। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने पे उन्होंने रैली किया, लोगों को सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताए, शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सब में उन्होंने जागरूक किया। लेकिन माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद बसपा का एक अलग स्वरूप आ गया, जो मैं ये कहूंगा कि वो सत्ता सुख की लालसा बहुजन समाज पार्टी में आ गई। मूवमेंट विचारधारा को त्याग करके हमको कहाँ सत्ता सुख हासिल होना है, उस तरफ जो है ध्यान चला गया, जिसके कारण बसपा का स्वरूप बिगड़ते गया। और अंततः ये हुआ कि चुनाव के अलावा बाकी दिन बसपा का मूवमेंट कहीं नहीं दिखा, केवल चुनाव में ही बहुजन समाज पार्टी दिखा। बाकी दिन तमाम संघर्ष, लोगों के लिए लड़ाई, लोगों के आंदोलन, ये समाप्त हो गया। और यही कारण है कि आज बसपा पूरे देश में जो है एक अंतिम पायदान पे पहुंच गया है। मान्यवर, आप कांशीराम जी के लीग के लीडर हैं, आपने बसपा को 93 से देखा है। बसपा पे बड़ा आरोप लगता है, पूरे देश में आरोप लगता है, खासकर उत्तर प्रदेश में आरोप लगता है कि साहब सीट की खरीद फरोख्त बहुत होती है, हर सीट की अपनी कीमत बसपा लगाती है। क्या ये सही है? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि सीट की खरीद फरोख्त होती है। यह है बहुजन समाज पार्टी चूंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, तो जरूर जातिगत समीकरण के आधार पे टिकट देते थे। और बहुजन समाज पार्टी को ना कोई उद्योगपति, ना कोई व्यापारी, ना कहीं विदेश से कोई सहयोग मिलता था। तो ये बात है कि कार्यकर्ता लोग और नेता लोग ही सहयोग करके इस पार्टी को जो है चलाते थे। अब आप उसको खरीद फरोख्त के रूप भी दे सकते हैं या सहयोग के रूप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पार्टी को सहयोग करते थे। सर, बसपा ने आपको 4 बार मौका दिया, 2008, 2013, 2018 और 2023। आप जिसमें से 2 बार विधानसभा में भी चुन के गए। फिर ऐसा क्या हो गया कि बसपा से मोह भंग हो गया?
देखिए, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक दल से नहीं रहा है। जुड़ा तो सीधे मैं बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा हूं। मैं पहला व्यक्ति हूं घर में जो प्रत्यक्ष रूप से कोई दल से जुड़ करके काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ था। बहुत संघर्ष भी किया, पार्टी ने भी बहुत महत्व दिया। लेकिन जिस ढंग से 2023 के चुनाव में केडर वोट ने मुझको नकारा, जो फ्रंट लाइन के नेता थे, इस क्षेत्र के कार्यकर्ता थे, अंदर ही अंदर उन्होंने जाति द्वेष ला करके जो क्षेत्र में विरोध करवाए, उससे मेरा मन और दिल आहत हुआ। वो विचारधारा को छोड़ करके व्यक्ति विशेष या जाति के आधार पर काम करना शुरू किए, तो उस तरफ से मोह भंग हो गया। और ऐसी परिस्थिति में अगर हमको समाज सेवा करना है, लोगों के लिए लड़ना है, संघर्ष करना है, तो आज के परिवेश में किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ना भी जरूरी है। तो हम अपने तमाम साथियों के साथ विचार विमर्श किए कि आज के परिवेश में हमको क्या करना चाहिए। और पूरे देश का जो रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ के साथ अन्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, और अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो जो रिजल्ट आया, तो हमको लगने लगा कि जो दलित समाज बसपा के साथ जुड़ा था, वो बसपा से अब कट रहे हैं, हट रहे हैं, बसपा से दूरी बना रहे हैं। तो इस परिस्थिति में बसपा में ना अपना अस्तित्व तो कुछ दिखा, ना बसपा के माध्यम से हम समाज या लोगों के हित कर पाएंगे, ऐसा महसूस हुआ। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल माननीय मोदी जी के साथ में जुड़ करके काम करना हम लोगों ने तय किया, और तमाम साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बसपा का विघटन क्या लगता है, क्या कारण है? बसपा का केंद्रीय नेतृत्व या बसपा के कार्यकर्ता? नहीं, बसपा के कार्यकर्ता में कोई गलती नहीं है। बसपा के कार्यकर्ता बहुत मेहनती हैं, समर्पित हैं। लेकिन जब नेतृत्व ही शांत हो जाए, नेतृत्व ही संघर्ष को छोड़ दे, तो बाकी कार्यकर्ता किनके बदौलत काम करेंगे? अब कम्युनिकेशन गैप आ गया है लीडर और बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व के साथ लीडर की गैप। जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने भी बसपा के लीडर हैं, चाहे वो प्रदेशाध्यक्ष रहे हो, चाहे और बड़े बड़े नेता रहे हो, ये जो है सीधे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी से मुलाकात नहीं कर सकते, उनसे अपनी बात नहीं रख सकते। विधायक रहे, खूब विकास किया, काम किया, लोगों का भला किया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते आज आप यहाँ बैठे हैं, कभी अकेले आप बैठते होंगे, तो मन में क्या ऐसी बातें आती हों, क्या ऐसा कचोटता होगा कि यार ये करना भी रह गया है, ये अभी करना है, मुझे लोगों के लिए करना है, क्षेत्र के लिए करना है, क्या ऐसा नहीं कर पाए आप? देखिए, केवल मैं विधायक बना तब से नहीं, बल्कि विधायक नहीं था तब से लगातार हमारा संघर्ष होते रहा, आंदोलन करते रहे, किसी भी समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से भी मिलते रहे। और विधायक बनने के बाद हमने जितना संभव हो सका संघर्ष किया। केवल सदन में ही संघर्ष किया ऐसी बात नहीं है, सदन के बाहर सड़क में भी संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, यथासंभव जो भी संभव हो सके क्षेत्र के विकास भी किए। लोग जैसे बोलते हैं बड़े दल पे रहने से काम होता है, लोग बोलते हैं सत्ता पक्ष के विधायक रहने से काम होता है, मैं इन बातों को नहीं मानता। काम करने के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए भावना निस्वार्थ होनी चाहिए और नियत होना चाहिए, और उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए संघर्ष क्षमता होना चाहिए। और मैं एकदम साफ दिल से, विशुद्ध रूप से जनता की सेवा करना ही इस भावना से जो है सही नियत से संघर्ष किया, और क्षेत्र को अनेकों सौगात भी दिए। बहुत सारे चीज ऐसे सदन पे हमने रखा जिसको, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्रीगण हो, उन बातों को माने भी, और उनको जो है अपनी बजट पे, योजना पे शामिल भी किए। तो ऐसा कोई मलाल नहीं है कि हम रहते तक इन कामों को करना चाहते थे, नहीं कर पाए। हालांकि यह तो संघर्ष है
जितना भी काम करेंगे वो कम ही है। लोगों की चाहत ऐसा है कि आप 10 काम कर देंगे तो 11वां 12वां की कमी जरूर रहेगा। और आज भी पद पे नहीं है, तब भी लोग हमसे आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, यथासंभव आज भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाथी वाले नेताजी एक बार छत्तीसगढ़ विधानसभा साइकिल से पहुंच गए थे, क्या घटना थी, उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, ये 2013 में जब मैं विधायक बना तो उसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि धान का हम एक एक दाना खरीदेंगे जी। दूसरा उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी लाएंगे। और दोनों चीज से भारतीय जनता पार्टी मुकर गया उस समय 2013 जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने। दोनों चीज से, धान का एक एक दाना यानी हमारी जितनी उपज हो खरीदना चाहिए, लेकिन उन्होंने तय कर दिया कि हम 10 क्विंटल खरीदेंगे। तो मैं कुर्ते पे लिखवा के चला गया, अपने कुर्ते पे लिखवा के चला गया। डॉक्टर साहब पूछे भी सदन पे क्या लिखवा के लाए हो? मैं बोला ये वही चीज है जो आप बड़े बड़े पोस्टरों पे, हर चौक चौराहे, हर शहर पे, हर गांव पे लिखे थे चुनाव के पास, लेकिन चुनाव हो गया, आप भूल गए, तो आज कुर्ते पे लिखवा के लाए हो, शायद आपको याद आ जाए, आपको एक एक दाना खरीदना होगा। तब भी वो कोई ध्यान नहीं दिए। तो एक हमारे साथी थे डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, निर्दलीय विधायक महासभा, वो नशा के बहुत विरोधी थे। तो हम दोनों ने तय किया कि सरकार जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर रहा है, तो हम लोग 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर सहित पूर्ण शराबबंदी की बात को लेकर के, साइकिल में उस ज्ञापन को लेकर के दोनों शहर, रायपुर शहर भ्रमण करते हुए विधानसभा पहुंचे। अब विधानसभा जब पहुंचे तो हमको अंदर जाने के लिए मना कर दिए। साइकिल का पास नहीं था, नहीं था। और तमाम पत्रकार लोग गेट पे आ गए। फिर बाद में हम लोग पैदल जा करके ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिए और विधानसभा अध्यक्ष ने हमको सजा भी दिया। 1 दिन का हम लोगों को सदन से निलंबित कर दिए हैं। तो ये तो अतीत था भारतीय जनता पार्टी का, एक उन्होंने घोषणा किया था, मतलब किसानों की बात उठाने के लिए आपको सजा मिली, निलंबित किए। और केवल हमको निलंबित नहीं किए, चूंकि पूरा मीडिया, पूरा पत्रकार बाहर चले गए थे, तो उनको भी वहां पे जो है चेतावनी दिए कि कोई भी अगर विधानसभा में कवरेज करने आते हैं तो ये विधानसभा पे जहां परिसर बनाया गया है उसके बाहर जा करके ना कोई इंटरव्यू लेगा है, ना कोई कवरेज करेगा। तो रोकना तो चाहे उस घटना को, लेकिन धन्यवाद देता हूं मीडिया का कि बहुत जोर शोर से पूरे प्रदेश पे, तमाम प्रमुख चैनलों पे, तमाम समाचार पत्रों पे उन बात को, हालांकि सरकार को हम झुका नहीं पाए, सरकार को हम समझा नहीं पाए, और पूर्ण शराबबंदी नहीं किए। और 5 साल तक कांग्रेस चिल्लाते रहे कि आप शराबबंदी करो, और 5 साल बाद कांग्रेस का सरकार आया तो केवल एक कमेटी बना दिए। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी चिल्लाते रहा शराबबंदी करो। अब कांग्रेस का सरकार गया, भारतीय जनता पार्टी आ गया, तो ये किसी के सरकार पे शराबबंदी नहीं हुआ, नहीं करना नहीं चाहते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, फिर भी बोल रहा हूं। कवासी लखमा जी अबकारी मंत्री होते हैं कांग्रेस सरकार में, बघेल जी की सरकार में, और वो कहते हैं कि भले ही मेरे घोषणा पत्र में शराबबंदी जैसे सब थे, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं शराबबंदी नहीं हो। मेरा एक प्रश्न आपसे है करप्शन को लेकर के। हर मैनिफेस्टो में जब भी चुनाव होता है, जनता के सामने तमाम पार्टियां इस शब्द को बड़े मोटे बोल्ड लेटर्स में लिखकर दिखाती हैं। सर, करप्शन हर स्तर पर कहीं ना कहीं होता है, इसको रोका कैसे जाए? क्या एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपके दिमाग में विचार आता है? देखिए, करप्शन 2 ही स्थिति पे रुक सकता है जी। एक तो सरकार एकदम सख्त हो जाए, सरकार ये सोच ले कि अगली बार मैं चाहे सत्ता पे आऊं या ना आऊं, लेकिन इस करप्शन को मेरे को रोकना है। और शीर्ष अधिकारियों को, आईएएस आईपीएस को इन बातों के लिए कन्विंस करा दें कि कहीं भी करप्शन नहीं होना है, ईमानदारी से काम होना है, तब रुक सकता है। या दूसरा,
आम आदमी इतने जागरूक हो जाएं कि करप्शन के विरोध पे एक आंदोलन ला दें, आज के युवा पीढ़ी आंदोलनरत हो जाए और उनके आंदोलन के सामने सरकार नतमस्तक हो जाए, तब ये करप्शन रुक सकता है। आपको क्या लगता है करप्शन में इन्वॉल्वमेंट किसकी ज्यादा है, सरकार के पक्ष की, ब्यूरोक्रेट्स की या जनता की? मैं तो बोलूंगा करप्शन में इन्वॉल्वमेंट सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा है। देखिए, कोई भी बात हो, ऐसा नहीं है कि प्रदेश के मुखिया या संबंधित मंत्रियों को उनके बारे में जानकारी ना हो। जानकारी है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। सरकार चलाना है उनको, और अधिकारी जैसा कन्विंस कराते हैं। दल बस बदल रहा है, यहां सत्ते में अधिकारी वही है और सिस्टम वही है। एक पार्टी के बाद दूसरा पार्टी आता है तो करप्शन का रेशियो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। फिर दूसरा पार्टी आया तो दूसरा पार्टी सिखा के चला जाता है, यहां आप अछूते छोड़ दिए थे, यहां भी चांसेस है। तो वो करप्शन लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। उसमें पिसा रहे हैं गांव के गरीब मजदूर किसान। थोड़ा सा धान में दाम दे दिए, 1000 रुपए महिलाओं को दे दिए, तो ये तमाम मुफ्तखोरी की घोषणा करके पीछे से लोगों की जो है अति शोषण हो रहा है। सर, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में यही फैक्टर चल रहा है कि साहब किसको कहां से टिकट मिलेगा, वो जाति तय करेगी। तो मेरा एक सीधा सा प्रश्न आपसे है कि क्या भारतीय राजनीति में या क्या राजनीति में कास्ट फैक्टर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, हम तो बहुत लंबे समय तक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़े। कास्ट फैक्टर तो हम समाज पे भी नहीं होना चाहिए, इस विचारधारा के लोग हैं। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे समाज नहीं बंटना चाहिए। और जब जाति और धर्म के आधार पे समाज नहीं बंटना चाहिए तो राजनीति में क्यों कास्ट फैक्टर होना चाहिए? लेकिन आज राजनीतिक चाहे कोई भी दल रहे, कास्ट फैक्टर को बहुत महत्व दे रहे हैं। आप में कितनी योग्यता है, आप कितने प्रभावशाली हैं, लोग आपको कितने चाहते हैं, ये विषय नहीं है, बल्कि आपका समाज कितना बड़ा है, आपके समाज आपके साथ है या नहीं है, भले आप लायक हो या ना हो। तो आपको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो है यहाँ टिकट दे दिया जा रहा है, और यहीं से जो है वो गंदी राजनीति की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल राजनीति में कास्ट फैक्टर नहीं होना चाहिए। चुनाव तो ऐसा है, कहीं से भी लड़ाएं, अगर उसकी योग्यता है तो दूसरे क्षेत्र में जाकर के सेवा करना चाहता है तो मैं उसको गलत नहीं समझता। दूसरे क्षेत्र से भी उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन कास्ट फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो काम करने वाला, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, जिसके मन में सेवा भावना हो, ऐसे व्यक्ति को कोई भी राजनीतिक दल हो वो टिकट दें। सर, आपने 2008 से आप राजनीति आपने शुरू की, एक्टिवली आप चुनाव लड़ते रहे। आपने डॉक्टर रमन सिंह को एज मुख्यमंत्री देखा, भूपेश बघेल जी को देखा, और अब विष्णुदेव साय जी को देख रहे हैं। तो तीनों सरकारों या तीनों मुख्यमंत्रियों की जब आप तुलना करते हैं तो आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन लगता है? अब देखिए, विष्णु साय जी का तो अभी 11 ही महीना है, तो उतना आकलन कर पाना मेरे विचार सूचित नहीं होगा। अभी और समय उनके पास करने का भी शुरुआत किए हैं। 5 साल हमने रमन सिंह जी को बहुत नजदीकी से देखा, सदन पे देखा, व्यवहारिक जीवन पे देखा। बघेल जी को भी हमने सदन पे देखा, व्यवहारिक जीवन पे देखा। तो मैं इन तीनों पे अगर तुलना करेंगे तो व्यक्तिगत तौर से मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को बेहतर मुख्यमंत्री कहूंगा, क्योंकि उनमें गंभीरता थी, उनमें सोच था, और सभी वर्गों को लेकर के चलने की उनकी वो थी। प्रतिशोध की भावना से कहीं वो कोई राजनीति नहीं की। मैं भूपेश बघेल जी को भी खराब मुख्यमंत्री नहीं कहूंगा, अच्छे थे, लेकिन तत्कालिक निर्णय ले लेते थे, जोश पे निर्णय ले लेते थे, जो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि उनके खुद के लिए जो है घातक भी साबित हुआ। आप 2 बार विधायक रहे। भूपेश बघेल जी के साथ भी आपने एज ए विधायक देखा जाए तो काम किया, डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी काम किया। आपके लिए किसकी सरकार में सहजता रहती थी कि हमको ये हमारा काम हो जाएगा ये इस टाइप से? देखिए, दोनों के सरकार में तो सहजता थी नहीं। हमको फंड कम मिले इस प्रयास में रहते थे,
क्षेत्र में काम मत हो इस प्रयास पे रहते थे। लेकिन हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। हमारा सीधा सीधा कहना था जो हमारे हिस्से का है, क्षेत्र के हिस्से का है, भले हम विधायक दूसरे दल के हैं लेकिन जनता तो वही छत्तीसगढ़ के हैं। तो हम सदन पे लड़ करके, मंत्रियों के पास लड़ करके, मुख्यमंत्री के पास लड़ करके जो इस क्षेत्र का अधिकार था उसको हमने लाया। यहां जैसे जयपुर में 3 तहसील बनवाए, 2 ITI खुलवाए, एक कॉलेज खुलवाए, रोडों बनवाए, अनेक पुल पुलिया, अनेक स्टाफ डैम बनवाए, स्कूल बनवाए, तमाम जर्जर, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, इन सब की जो है नया भवन बनवाए। तो ये सब जो है लगातार संघर्ष करते रहे। और जब संघर्ष किए तो उन लोग गतिरोध कितने भी लाए हों, लेकिन देने के लिए अपने क्षेत्र के लिए बाध्य भी हुए। सर, आपकी विधानसभा में ज्यादातर पिछड़ा और अपिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके विकास के लिए तमाम योजनाएं लेके आती है। फिर भी अगर देखा जाए बड़े पैमाने पे तो आज भी वो समाज की मुख्यधारा से थोड़ा दूर नजर आते हैं। आपने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई 1993 से लड़ी है, कांशीराम जी के साथ लड़ी है। आपको क्या लगता है कि ये वर्ग जो है आज तक समाज की मुख्यधारा से क्यों नहीं जुड़ पाया, विकास की मुख्यधारा से कैसे नहीं जुड़ पा रहा है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कोई 1 दिन 2 दिन या 1 पीढ़ी की नहीं है। पहले जो स्थिति था, आज बहुत कुछ परिवर्तन आया है। आज हर समाज के लोग पढ़ लिख करके IAS IPS विभिन्न स्थानों पे जा रहे हैं। आज आप किसी व्यक्ति को जाति के आधार पे आप अपने घर आने पे या किसी कार्यालय आने पे रोक नहीं सकते। आपकी इच्छा भी होगी तो आप मजबूरी पे नहीं रोक सकते, क्योंकि संविधान के माध्यम से उनको अधिकार मिला है। तो परिवर्तन तो काफी आया। हमने उन लोगों के लिए लड़ाई भी लड़ा, काफी हद तक सफल भी हुए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ सतनामी समाज का। बाबा गुरु घासीदास जी को मानते हैं और हर साल जो है उनके जयंती के कार्यक्रम करते हैं दिसंबर पे। उससे काफी प्रभावित है वो समाज। उन्होंने मांस खाना या नशे की सेवन बंद कर दी। शिक्षा की तरफ अंबेडकर जी से प्रभावित होकर के शिक्षा की तरफ काफी ध्यान दिए हैं। और आज ST और SC इस विधानसभा में जिसकी बहुलता है, काफी प्रोग्रेस भी किए हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे गए हैं। तो मैं तो बोलूंगा यही तो सामाजिक परिवर्तन है। एकाएक कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। यही धीरे धीरे एक जो है सामाजिक परिवर्तन की बात है। तो उपेक्षित है करके कहना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि योजना जो बन रहा है तो अधिकांश योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है। लोगों को मिलता नहीं है, बड़े लोग इसका ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। अब आरक्षण ही है तो एक घर में IAS हो गया, उसका लड़का भी आरक्षण का लाभ ले लिया। आपने बड़ा अहम मुद्दा उठा दिया आरक्षण का। आरक्षण को लेकर के देश में बड़ी चर्चाएं होती है। कहते हैं साहब कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दिया जाना चाहिए, अब ये समय आ गया है? देखिए, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए कि समाज के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को केवल आरक्षण के माध्यम से ही मौका मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सिस्टम जाति के आधार पे जो आरक्षण दे रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि एक परिवार को उसका एक बार लाभ मिलना चाहिए। नहीं तो एक परिवार संपन्न हो गया तो उसके बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। तो गांव पे रहने वाला मजदूर जो बेचारा ले दे करके अपने बच्चे को शिक्षा दे पा रहा है, उसको कहाँ आरक्षण का लाभ मिला? वो तो उससे मुकाबला नहीं कर सकता। अपने समाज के उन बड़े लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो गैप समाज में ही बन गया। तो उस समाज पे भी आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। सामाजिक आरक्षण तो हो, जाति के आधार पे ST SC OBC का आरक्षण हो, लेकिन उसमें भी जैसे पिछड़ा वर्ग में है वैसा ST SC में भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए
कि उस समाज के भी नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल। सर, आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूंगा कि एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए लीडर, एज ए मास लीडर, आप आने वाली पीढ़ी को, जो एक युवा क्रांति के रूप में नेतृत्व करना चाहती है, विधानसभा पहुंचना चाहती है, लोकसभा पहुंचना चाहती है, उसको क्या संदेश देंगे? किन माध्यम से वो आगे आए, रील के माध्यम से या जमीन पे काम करके? देखिए, रील के माध्यम से या फिर पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि से लोग आते थे कि राजा है, 10 साल विधायक रहे तो इसका लड़का भी विधायक हो गए, ये सांसद मंत्री रहे तो इसके लड़के भी। अब तो जनता ने उनको नकारना भी शुरू कर दिया। तो मैं आज तो युवा पीढ़ी को यही कहना चाहता हूं कि आप जमीनी पृष्ठभूमि से अगर राजनीति में आना चाहते हैं, समाज सेवा पे आना चाहते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, तो आप जमीनी पृष्ठभूमि से आइए, संघर्ष करके आइए, जमीनी स्तर को समझिए। और जब जमीन से ऊपर उठ करके जब जाएंगे तो तमाम चीजों, तमाम समस्या से आप अवगत रहेंगे। आज कांग्रेस की हालत इसीलिए खराब हो, जमीन से नहीं गए उनके नेता, सीधे आसमान से आए। आज जमीनी क्या हकीकत है वो जानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए सफल है कि उनके तमाम नेता जमीन से उठ करके गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी किसी को महत्व देता है तो जमीन के नेता को महत्व दे रहा है। आज छत्तीसगढ़ में जितने मंत्री परिषद के लोग हैं आप देख सकते हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं किया होगा। आज चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां जहां भी सरकार बना हो, राजस्थान हो, ऐसे लोग बने हैं। तो मैं तो लोगों को कहना चाहता हूं, दूसरा राजनीति में आज एक ट्रेंड चल रहा है, मैं राजनीति के माध्यम से पैसा कमाऊंगा। है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति का बड़ा व्यापार है, राजनीति के माध्यम से पैसा कमाऊंगे वाली भावना से आप राजनीति में मत आओ। अगर देश को सुधारना है, लोगों को उसको अधिकार दिलाना है, लोगों को उसको हक मिले, तो केवल आप सेवा भावना से आओ। आप में संघर्ष होनी चाहिए। दूसरा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना नहीं होना चाहिए। राजनीति सद्भावना की होनी चाहिए। यहाँ दल है, पार्टी है, विचारधारा है, सब लोग अपने अपने दल, पार्टी, विचारधारा से जुड़े हैं। आज मैं हार गया तो क्या मैं दुर्भावना रख के लोगों के साथ लड़ूं? ये उचित है क्या? मैं हार गया तो मेरे को अपने आप में कमी ढूंढना चाहिए। मैं किन कारण से हारा, लोगों ने मुझको क्यों स्वीकार नहीं किया, ऐसे क्या कमी रहा कि 2 बार मेरे को लोग चुने और तीसरी बार जो है नकार दिए। और मैं अपने कमियों को अगर ढूंढ लूंगा, लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करा दूंगा, तो उम्मीद है कि बिना किसी संकोच के आने वाले दिन पे लोग पुनः हमको चुनेंगे। सर, आखिरी टिप्पणी, क्योंकि आप उस लीग के नेता हैं जो जमीन से उठकर यहां तक पहुंचे हैं, कठिन परिश्रम, योग्यता और किस्मत, इन तीनों में जरूरी क्या है? कौन सा, अगर क्रमबद्ध इनको रखा जाए तो पहले आप किसको रखना चाहते? देखिए, सबकी अपनी अपनी जगह महत्व है। आप तो एक चीज भूल गए, आज के राजनीति में तो पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बिना पैसे की राजनीति नहीं कर सकते। आज अगर लोग आपको निमंत्रण देंगे तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ कबड्डी खेल पे कुछ चंदा दे, दुर्गा रखे हैं तो उसमें कुछ चंदा दें। कार्यकर्ता लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम भाई हम जा रहे हैं तो चाय नाश्ता हो जाए। तो एक पैसा भी फैक्टर, सबकी अपनी अपनी है, लेकिन परिश्रम सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके पास परिश्रम है तो आप परिस्थिति को भी समझ सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल करके जो है बाकी गुणों को भी आप अपने पे ला सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज कहना चाहता हूं कि सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और राजनीतिक स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है राजनीति पे। आज आप पूछिए किसी भी नेता को, पूछिए करप्शन है, वो नकार देंगे नहीं है करप्शन। वो बोल देंगे हम आपको पैसा देने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। लेकिन धरातल पे क्या है, बिना पैसे का किसी का काम नहीं हो रहा है। आप पटवारी के पास जाइए, मैं तो बोलता हूं जो बिना पैसे काम करवा के आ जाएगा वो भगवान से कम नहीं है। तहसीलदार चले जाइए, थाना में चले जाइए, अगर बिना पैसे से कोई काम करवा के आ जाए तो ये तो हम जब तक विधायक रहे, क्योंकि जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे और बिल्कुल भावना निस्वार्थ था,
तो ये अधिकारी लोग भय तो खाते थे, जनता हमारे साथ थे। तो हमारा प्रयास यही था कि जनता का काम जो जीनाइन काम हो वो बिना करप्शन के हो, बिना पैसे का हो। और मैं तो आपको बताता हूं, मेरे कार्यालय पे जो भी आए, अभी सुबह 9 बजे से कार्यालय बैठता था 11 बजे तक, तो जो भी लोग आते थे व्यक्तिगत उनके काम मेरे कार्यकर्ता लोग जाग करवाते थे। और जहां मेरे को जाना पड़ता था, मैं आज तक अपने कार्यालय, अपने आवास, चाहे वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे गुरुजी हो, किसी को नहीं बुलाया। मैं उनके घर जाकर के उनका काम, उनके ऑफिस में जाकर के उनका काम करवाने की कोशिश किया। लोगों को बताया कि आप संघर्ष करोगे जी, तो निश्चित रूप से आपका काम बिना पैसे का भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। तो आपसे हमारे साथ आदरणीय केशव चंद्रा जी, जो कि संघर्षों से नेता बने और नेतृत्व करना क्या होता है इन्होंने लोगों को सिखाया, अपनी क्षेत्र की जनता की सेवा की। ऐसे ही तमाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों से, ऐसे संघर्षशील लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।